नमस्कार साथियों, जंप 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का ईवीएस का थ्योरी पार्ट 2 देखने जा रहे हैं दोस्तों। ईवीएस का थ्योरी पार्ट 2 है दोस्तों। आप लोगों से यही गुजारिश है दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जिन भाई बहनों को नोट्स चाहिए दोस्तों वो 8383404557 दोस्तों, 838340455749 दोस्तों। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर आप इसमें जो इस नंबर को सेव कीजिए, हाय लिखिए, आपको यहाँ PDF दे दिया जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर किया कीजिए वीडियो दोस्तों। वीडियो देखते हैं तो लाइक भी किया कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बिहार में अभी देखिए रहे हैं, बिहार टीचर में दोस्तों जो इस बार सीटेट क्वालिफाई रहेगा दोस्तों उसको भी मौका मिल गया दोस्तों। इसलिए सीटेट में जान जीप लगा दीजिए दोस्तों। इस बार निकाल लीजिए जो मास्टरी बहाली में होने की ज़्यादा चांस रहेगा दोस्तों, टीचर बहाली में दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग झूम खेती के बारे में आज चर्चा करते हैं दोस्तों। वीडियो को अगर देख रहे हैं दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। ये एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, फिर बांस गिराकर जला देते हैं और यह राख जमीन में खाद का काम करती है दोस्तों। ये वीडियो को देखने, आप लोगों को देखने का पर्पज सिर्फ रहना चाहिए रिवीजन दोस्तों। फास्टली रिवीजन आपको करवा देंगे, क्योंकि सचिन सर सिर्फ नोट्स दे दिए दोस्तों, मोबाइल में पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को यही कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग इसको फास्टली रिवीजन 1 से 2 बार 3 बार करिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, मतलब जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों के नुकसान ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है दोस्तों। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क, मतलब स्प्रिंकल द सीड्स देते हैं, मतलब छिड़क देते हैं दोस्तों। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई के, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं दोस्तों। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं, जैसे मकई हुआ, सब्जियां हुआ, मिर्च हुआ, चावल हुआ दोस्तों। चलिए दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए। चलिए आगे देखते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं दोस्तों। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बढ़ती है दोस्तों। स्थानांतरीय खेती, झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है, जिसे जनजातीय कृषि, ट्रिपल एग्रीकल्चर भी कहते हैं दोस्तों। कुरुक देखिए दोस्तों, कुरुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुरुक कहाँ की जनजाति है दोस्तों? झारखंड की। कहाँ की है? झारखंड के दोस्तों। बहुत VVI है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। कुरुक भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। कुरुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं साथियों? तोरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरंग कहते हैं। कुरुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरंग कहते हैं दोस्तों। जंगल को देखिए, फॉरेस्ट। चलिए हम लोग देखते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा दोस्तों। चलिए, जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। जंगल का संरक्षण, तो जंगल का संरक्षण कौन करता है दोस्तों? वहाँ की ग्राम सभा दोस्तों। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं दोस्तों। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं दोस्तों। चलिए कृषि बारे में चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कैसी क्रिया है दोस्तों? प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों और सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है दोस्तों। विश्व में
50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में शामिल है दोस्तों। भारत की दो तिहाई जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है साथियों। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे हम लोग कृषिगत भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कृषिगत भूमि कहते हैं। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से जमीन बंजर हो जाते हैं। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से दोस्तों जमीन क्या हो रहा है आजकल? बंजर होते जा रहा है दोस्तों। रासायनिक खाद्य पदार्थ ज़्यादा उपयोग कीजिएगा तो धीरे धीरे जमीन बंजर हो ही जाएगा दोस्तों। जड़ों और पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनता है। जड़ों और पत्तों और शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है दोस्तों। लोयस पवन नोड मृत्तिका। क्या है दोस्तों? पवन नोड मृत्तिका वह मृत्तिका जो पवन द्वारा उड़ाकर दूर दूर जमा की जाती है दोस्तों। ये नोट्स पढ़ाने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि सचिन सर तो 1500 में सभी को क्लास बेचे हैं दोस्तों। जिन भाई बहनों के पास इतना करने एफर्ट लेने का नहीं होगा दोस्तों, वो क्या करेंगे? वो भी इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन फटाफट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो ओरिजिनल नोट्स है दोस्तों उसी को इस चैनल पे करवाया जा रहा है दोस्तों। आप लोग को कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अलू जरूर है, आपका ओरिजिनल नोट्स है दोस्तों। आप लोग बस सिर्फ 1 से 2 बार या 3 बार वीडियो को देखिए और दिमाग में फिट करने की कोशिश कीजिए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों उसको जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि वो 2022 में हुआ एग्जाम दोस्तों उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, सब पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फसल देखिए, क्रॉप्स, खरीफ फसल। यह फसल जून जुलाई में, खरीफ फसल कब बोई जाती है दोस्तों? जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। प्रमुख खरीफ फसलें जैसे धान हुआ, चावल हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ दोस्तों, मूंग हुआ, मूंगफली हुआ, गन्ना हुआ, ये सब क्या प्रमुख खरीफ फसल है। सोयाबीन हुआ, उड़द हुआ, कपास हुआ आदि। राइस, ये अंग्रेजी में नाम दोस्तों, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। फिर से एक बार देखिए, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है जिसे और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, खरीफ फसल दोस्तों। और चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, मूंग है, गन्ना है, सोयाबीन है, उड़द है, कपास है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रबी फसल को देखते हैं। रबी फसल देखिए दोस्तों, रबी क्रॉप्स जो है यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो मार्च अप्रैल में काट ली जाती है दोस्तों। प्रमुख रबी फसल जैसे आलू हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, गेहूँ हो गया, मटर दोस्तों, बरसीम हो गया, ये सब क्या है? प्रमुख रबी फसल है दोस्तों। आलू है, जौ है, चना है, सरसों है, गेहूँ है, मटर है, बरसीम है, उसमें क्या है? रबी फसल है दोस्तों। ये पूछेगा क्वेश्चन कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर, याद रखिए अक्टूबर नवंबर बोई जाती है और मार्च अप्रैल के बीच काट ली जाती है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जायद फसल दोस्तों। जायद फसल देखते हैं मई जून में बोई जाती है। जायद फसल कब बोई जाती है? मई जून में बोई जाती है दोस्तों और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। दोस्तों प्रमुख जायद फसल देखिए, ककड़ी हो गया, प्रमुख जायद फसल ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी, कद्दू, भिंडी आदि है दोस्तों। प्रमुख जायद फसल कौन कौन है दोस्तों? ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है, लौकी है, कद्दू है और भिंडी है दोस्तों। चलिए जल संवर्धन देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों, यह खेती करने की एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना मिट्टी के उगाया जाता है दोस्तों। पौधे के पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। इस तकनीक में पोषक तत्वों को जल में मिलाया जाता है। इसे जलीय कृषि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जलीय कृषि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जलीय कृषि दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दोस्तों। प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण, सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई करना, इसके बाद बीज को बोना, फिर खरपतवार को हटाना, इसके बाद प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना और फिर प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काटना दोस्तों। चलिए हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण देखिए। सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई होती है। सबसे पहले क्या होता है? मिट्टी की गुड़ाई होता है। तो एकदम याद कर लीजिए दोस्तों, बार बार ये पूछा जाता है। सबसे पहले क्या था? पहले मिट्टी की गुड़ाई होती है, मतलब मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बीज बोना, फिर इसके बाद बीज बोना और फिर दोस्तों खरपतवार को हटाना, इसके बाद प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना, फिर प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काटना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खाद देखिए, फर्टिलाइजर।
खाद पशुओं के मलमूत्र, खाद जो है पशुओं के मलमूत्र, पौधे के अवशेष और अन्य कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। खाद मिट्टी को पोषक तत्व, खाद जो है मिट्टी के पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमस और संरचना प्रदान करती है, जो पौधे के स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये हम लोग उर्वरकों को देखते हैं, उर्वरक केमिकल्स है दोस्तों। तो उर्वरक की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि खाद जैव निम्नीकरणीय है दोस्तों। खाद क्या जैव निम्नीकरणीय है, फर्टिलाइजर इन बायोग्रेडेबल है दोस्तों। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। फर्टिलाइजर डज नॉट काउज ए स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन दोस्तों। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। फर्टिलाइजर क्रिएटिव इंट्रा लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खाद मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं दोस्तों। आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा दोस्तों। खाद मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है। यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है। यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाती है दोस्तों। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि खाद एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है दोस्तों। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। खाद में से मृदा का सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। खाद मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करती है। यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाते हैं। चलिए हम लोग फसलों की कटाई और दोस्तों फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। याद कर जाइए दोस्तों। मकर संक्रांति देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में मनाया जाता है दोस्तों मकर संक्रांति। कहाँ का मनाया जाता है मकर संक्रांति दोस्तों? उत्तर प्रदेश में आपका मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर गुजरात दोस्तों, फिर राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड आदि में ये मकर संक्रांति को मनाया जाता है दोस्तों। बिहू देखिए, बिहू आपका असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में दोस्तों। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में दोस्तों। बैसाखी देखिए, बैसाखी आपका दोस्तों, बैसाखी का त्यौहार 13 से 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह त्यौहार पंजाब और हरियाणा में अधिक मनाया जाता है दोस्तों। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? बैसाखी का त्यौहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह त्यौहार पंजाब और हरियाणा में अधिक मनाया जाता है दोस्तों। चलिए लोहड़ी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? यह त्यौहार पंजाब में, लोहड़ी त्यौहार जो पंजाब में फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है दोस्तों, लोहड़ी त्यौहार। पूरम बिशु दोस्तों, पूरम बिशु केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? केरल में पूरम बिशु त्यौहार मनाया जाता है। केरल में पूरम बिशु दोस्तों। नवा वर्षा बंगाल में मनाया जाता है। नवा वर्षा कहाँ? तो बंगाल में। गुड़ी पड़वा दोस्तों, गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है दोस्तों। पोंगल देखिए, पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है पोंगल दोस्तों। पोंगल कहाँ? तमिलनाडु में दोस्तों। सरहुल आपका दोस्तों झारखंड में। सरहुल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में दोस्तों। आपका वांगला मेघालय में मनाया जाने वाला त्यौहार है। बांग्ला कहाँ? मेघालय में दोस्तों। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। मकर संक्रांति देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में मनाया जाने वाला त्यौहार है दोस्तों। बिहू आपका असम में। बैसाखी त्यौहार दोस्तों आपका 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में दोस्तों। बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है पंजाब हरियाणा में। और लोहड़ी आपका पंजाब में मनाया जाता है। काम फसल कटाई के दौरान होता है लोहड़ी पंजाब में दोस्तों। पूरम बिशु केरल में मनाया जाता है। ये भी पूरम बिशु त्यौहार कहाँ मनाते हैं? केरल में। नवा वर्षा कहाँ मनाते हैं? बंगाल में मनाया जाता है नवा वर्षा दोस्तों। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोंगल आपका तमिलनाडु में। सरहुल झारखंड में। बंगाल दोस्तों, बंगला दोस्तों मेघालय में मनाया जाने वाला त्यौहार है दोस्तों। बीन पार्टी के बाजे चलिए देखते हैं हम लोग। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावे बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं दोस्तों। ढोल के अलावा तीनों जो है बीन, तुम्बा और खंजरी दोस्तों, ये किसके बनाए जाते हैं? ये दोस्तों आपका बीन जो है, तुम्बा जो है, खंजरी, ये तीनों बनाए जाते हैं आपके सूखी लौकी से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उधियू दोस्तों, उधियू पढ़ते हैं। सदियों में
सदियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सीलबंद कर देते हैं। उसको क्या करते हैं? सीलबंद कर देते हैं। कोयले के कोयले के अंगार में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। उसको कोयले के अंगार में, मतलब आग में, उसको कोयले के आग में मटके को उल्टा लटका कर उल्टा रख कर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं उधरव्यू, मतलब गुजराती उधरव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? गुजराती उधरव्यू, उधयू दोस्तों, मतलब उल्टा। उधयू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है दोस्तों। उधयू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां भी खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है दोस्तों। साथ में क्या क्या है? मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है दोस्तों। चलिए, लिंग होप फैन दोस्तों। लिंग होप फैन आप सभी जान रहे होंगे। लिंग होप फैन दोस्तों सांप का मांस है। लिंग होप फैन जो प्रजाति है वो क्या खाते हैं? सांप के मांस को खा जाते हैं। तो लिंग होप फैन से बनाए जाने वाला पकवान क्या है दोस्तों? इसे हांगकांग में खाया जाता है। कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में दोस्तों। लिंग ऑफ फैन को कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में दोस्तों। सांप के मांस होते हैं दोस्तों। खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचने के लिए घरेलू उपाय देखिए दोस्तों। चीज़ें हैं घरेलू उपाय। दूध को उबालते रहिए, जल्दी खराब नहीं होगा दोस्तों। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखिए, जल्दी खराब नहीं होगा। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्याज और लहसुन को दोस्तों खुले में रखते हैं। प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं, जो नमी से बचाकर दोस्तों। पके हुए चावल दोस्तों एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिड डे मील दोस्तों। मिड डे मील स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी दोस्तों। वर्ष 1997 से 98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी बालकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने और बच्चों तक कर दिया गया दोस्तों। देखिए, वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया दोस्तों। बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम देखिए दोस्तों 2006। बाल विवाह निषेध अधिनियम दोस्तों, इस अधिनियम के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष दोस्तों। इस अधिनियम के तहत 2006 है। इस अधिनियम के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष, महिलाओं के लिए 18 वर्ष है दोस्तों। महिलाओं के लिए कितना? 18 वर्ष। हालांकि इस कानून में संशोधन अमेंड करके महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है दोस्तों। यह बिल संसद में पेश किया गया है, लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ दोस्तों। विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए विवाह की कानूनी आयु अलग अलग होती है दोस्तों। विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए विवाह की कानूनी आयु अलग अलग होती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मिश्रणों को अलग करने के तरीके देखिए। थ्रेसिंग एवं गहराई करना दोस्तों। थ्रेसिंग एवं गहाई करना। कटी गई फसल को बीजों और दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग करना या गहराई करना कहलाता है दोस्तों। इस प्रक्रिया में ठंडल को पीट कर अनाज के बीज निकलते हैं दोस्तों। ठंडल को पीट कर अनाज के बीज निकाले जाते हैं और ठंडल को अलग कर दिया जाता है। कार्य कॉम्बाइन मशीन या थ्रेशर द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं और धान दोस्तों। गेहूं धान के दाने को उनके तनों से अलग करना दोस्तों। कार्य कॉम्बाइन मशीन या थ्रेशर द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं या धान के दानों को उनके तनों से अलग किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निष्पावन विधि दोस्तों। निष्पावन विधि है।
यह मिश्रण के भारी व हल्के घटकों को हवा या हवा के झोंकों से अलग करने की एक विधि है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे गेहूं है, चावल के दानों से भूसी को अलग करना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निस्पंदन या निथारण दोस्तों, निस्पंदन या निथारण, यह विधि एक फिल्टर पेपर या कपड़े के माध्यम से मिश्रण को पास करके एक अघुलनशील ठोस को तरल से अलग कर सकती है। ठोस कण जो फिल्टर में फंस जाते हैं जबकि तरल गुजर जाते हैं। उदाहरण के लिए चाक पाउडर और रेत को छानकर पानी से अलग किया जाता है दोस्तों। इसे देखिए निस्पंदन या निथारण दोस्तों, यह विधि एक फिल्टर पेपर या कपड़े के माध्यम से मिश्रण को पास करके एक अघुलनशील ठोस को तरल से अलग कर सकती है। ठोस कण फिल्टर में फंस जाते हैं जबकि तरल गुजर जाता है। उदाहरण के लिए चाक पाउडर और रेत को छानकर पानी से अलग किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण देखिए दोस्तों, इस विधि में घुलनशील ठोस सोल्यूबल सॉलिड को तरह से अलग किया जाता है। इस विधि में घोल को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि सभी तरल वाष्पित ना हो जाए और ठोस बाकी रह जाए। उदाहरण के लिए नमक, चीनी को पानी से वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जा सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आसवन विधि देखिए दोस्तों, आसवन विधि क्या है? यह विधि घोल को उबालकर और वाष्प को एक अलग कंटेनर में संघनित करता है। एक वाष्प को क्या करता है? अलग कंटेनर में संघनित करके एक तरल को घोल से अलग कर सकती है। कम क्वथनांक वाला तरल पहले वाष्पित हो जाता है और एकत्र हो जाता है जबकि अन्य तरल या ठोस मूल कंटेनरों में रहता है। उदाहरण के लिए जैसे आसमान द्वारा पानी को खारे पानी या इथेनॉल से अलग किया जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग आसमान। यह विधि घोल को उबालकर और वाष्प को एक अलग कंटेनर में संघनित करके एक तरल को घोल से अलग कर सकती है। कम क्वथनांक वाला तरल वाष्पित हो जाता है और एकत्र हो जाते हैं जबकि अन्य तरल या ठोस मूल कंटेनर में रहता है। उदाहरण के लिए आसमान द्वारा पानी को खारे पानी या इथेनॉल से अलग किया जा सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निस्तारण देखिए, पकाने से पहले दालों को जल से धोया जाता है। जब चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ इम्फ्रूटिक स्टक जैसे धूल के कण अलग हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है और बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। इस विधि को निस्तारण विधि कहते हैं दोस्तों। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं दोस्तों। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं दोस्तों। फिर से देखिए एक बार। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों मतलब हैवी कॉम्पेटेंट दोस्तों, कॉम्पेटेंट के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम में अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तेल और जल देखिए, तेल तथा जल उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा अलग किया जाता है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथक्करण फनल दोस्तों, पृथक्करण और फनल, यह विधि दो अमिश्रणीय तरल है। यह विधि क्या? दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग कर सकते हैं। इस विधि में मिश्रण को कीप में डाला जाता है। और जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। संघनन दर दोस्तों, डेंजर लिक्विड निचली परत बनाता है और नल के माध्यम से बाहर निकल जा सकता है जबकि कम सघन तरल ऊपरी परत बनाता है और ऊपर से डाला जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे तेल हुआ, पानी को अलग करने वाली कीप का उपयोग करके अलग किया जा सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीनना क्या होता है दोस्तों? हैंड पैकिंग, यह हाथ से
बेकर, हाथ से बेकर सामग्री को अलग करने की एक विधि है। उदाहरण के लिए अनाज से पत्थर और कीड़ों को हटाना दोस्तों, कीड़ों को हटाना, उसे हम बिनना कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय पृथक्करण दोस्तों, यह अलगाव की एक विधि है। ये क्या दोस्तों, ये अलगाव की एक विधि है जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने के लिए चुंबक का उपयोग करते हैं और उन्हें गैर चुंबकीय पदार्थों से अलग करती है। उदाहरण के लिए जैसे लोहे के बुरादे को सल्फर पाउडर से अलग किया जाता है। लोहे के बुरादे को क्या कहते हैं तो सल्फर पाउडर से अलग किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छानना दोस्तों, सिल्विंग, यह पृथक्करण की एक विधि है जिसमें विभिन्न आकारों की घटकों वाले ठोस मिश्रणों को अलग करने के लिए छलनी का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए से मोटी रेत कंकड़ से महीन रेत को अलग करना। उदाहरण के लिए क्या है दोस्तों, मोटी रेत और कंकड़ से महीन रेत को अलग करना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचहा गांव दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने के काम करते हैं दोस्तों। बिहार के कौन गांव है, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर बोचहा गांव दोस्तों। अगर गांव पूछे तो बोचहा गांव है। किस लिए होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ लीची का पेड़ जाता है, इसलिए मधुमक्खी को लीची का पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। उनके फूल से मधुमक्खी शहद बनाने का काम करती है। देखिए अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय क्या है, अक्टूबर दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय है दोस्तों। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एपीकल्चर कहते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं दोस्तों। लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी में दोस्तों। मधुमक्खी के हर पत्ते में एक रानी, मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में जो है दोस्तों कुछ नर मक्खी रहता है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। यह दिन भर काम करती है और शहद के लिए फूलों की रस ढूंढती है। दिन भर काम करती है और दोस्तों शहद के लिए फूलों की रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। मधुमक्खी जो है दोस्तों रस से शहद बनाती है और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी काम इन्हीं का होता है दोस्तों। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है दोस्तों। इस बक्से में क्या किया जाता है, चीनी का मीठा घोल डाला जाता है साथियों, याद रखिएगा। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। नर मक्खी जो है दोस्तों मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। मधुमक्खी के डंक में फर्मिक एसिड होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्तनधारी सरीसृप और कीट पक्षी दोस्तों। स्तनधारी सरीसृप और कीट पक्षी। स्तनधारी देखिए मेमल्स, स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता दोस्तों। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। जैसे मनुष्य हो गया, आपका गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया दोस्तों, चमगादड़ हो गया, व्हेल मछली आदि स्तनधारी जीव हैं दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरीसृप देखिए रेप्टाइल्स, इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। सरीसृप दोस्तों इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ,
ट्वेंट्रा आदि सरीसृप के उदाहरण है दोस्तों। इसे देखिए इंसेक्ट कीट दोस्तों, कीटों का प्रमुख उदाहरण देखिए हाउसफुली, जैसे हाउसफुली मक्खी दोस्तों, मस्कीटो मच्छर, हनी बी मधुमक्खी, बटरफ्लाई तितली दोस्तों, चीटी एंट, अर्थवर्म दोस्तों केचुआ, वेस्ट तेतैया, झिंगूर क्रिकेट बोलते हैं उसे, दीमक, मकड़ी स्पाइडर, टिड्डा ग्रास ऊपर दोस्तों, तिलचट्टा कॉकरोच, झींगा कैटरपिलर, बिच्छू स्कॉर्पियो बिच्छू को बोलते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, हम लोग बात करते हैं कीटों के प्रमुख उदाहरण कौन है। मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, तितली है, चींटी है, केचुआ है, तितैया है, झिंगूर है, दीमक है, मकड़ी है, टिड्डा है, तिलचट्टा है, झींगा है, बिच्छू है दोस्तों। पक्षी जो है पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहा जाता है दोस्तों। पक्षी जो है पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को पक्षी कहते हैं। चलिए पक्षियों के कुछ प्रमुख उदाहरण देखते हैं। पीकॉक मोर हो गया, गौरैया हो गया दोस्तों, आपका कबूतर हो गया, पिजन जिसे बोलते हैं, बत्तख हो गया, डक, उल्लू हो गया, कौवा हो गया दोस्तों, चमगादड़ हो गया, गिद्ध हो गया, मैना हो गया दोस्तों, बीज हो गया, बाज हो गया, बीज नहीं दोस्तों, बाज हो गया, हंस हो गया। इसे पक्षी के उदाहरण दोस्तों, पक्षी के उदाहरण मोर है, गौरैया है, कबूतर है, बत्तख है, उल्लू है, कौवा है, चमगादड़ है, गिद्ध है, मैना है, बाज है, हंस है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परजीविता और सहजीविता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, परजीविता और सहजीविता को देखते हैं। परजीविता दोस्तों वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और उन जीवों पर ये आश्रित होते हैं और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। परजीवी जंतु कहलाते हैं, जैसे जोंक, जू, अमरबेल, एंट अमीबा, फीता कृमि आदि दोस्तों। परजीविता देखिए दोस्तों वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जोंक हो गया, जू हो गया, अमरबेल हो गया, एंट अमीबा हो गया, फीता कृमि हो गया दोस्तों, जो आदि। तो जब एक जीव का फायदा होता है, एक जीव को फायदा होता है, दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं दोस्तों। सजीविता का देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग देखते हैं। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं दोस्तों। तथा इस प्रकार के संबंध में सजीवन कहा जाता है, और पौधे का यह गुण सजीविता कहलाता है दोस्तों। मटर का पौधा राइजोबियम सजीवी जीवों के उदाहरण है दोस्तों। जैसे इसी प्रकार लाइकेन, शैवाल और फफूंदी सजीविता के उदाहरण दोस्तों। सजीविता जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सजीवी कहते हैं, तथा इस प्रकार के संबंध को सजीवन कहा जाता है, और पौधे का यह गुण सजीविता कहलाता है। मटर का पौधा और राइजोबियम सजीवी के उदाहरण दोस्तों। इसके उदाहरण सजीवों के उदाहरण है। इसी प्रकार लाइकेन और शैवाल और फफूंदी सजीविता के उदाहरण है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बगुला और भैंस में सजीविता का संबंध है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भैंस पर बगुला बैठता है, उसका कीड़ा निकाल के खाता है दोस्तों। इससे भैंस को भी फायदा होता है दोस्तों, और इसका बगुला का पेट भी भर जाता है दोस्तों, जिसमें दोनों को लाभ मिलता है दोस्तों। इससे बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर पलने वाले कीड़ों, मक्खियों और अन्य परजीवियों को खाता है, जो भैंस के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे बगुला का पोषण मिलता है और भैंस को संक्रमण से बचने में मदद मिलता है दोस्तों। जानवर के बारे में चलिए पढ़ते हैं हम लोग। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं दोस्तों। जानवरों के खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं।
दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं दोस्तों। मतलब दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। जैसे रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। रात को जागने वाला जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं दोस्तों। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली दोस्तों। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है दोस्तों। वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की पूरी भाषा होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर का बाल होते हैं, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं दोस्तों। वे क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं दोस्तों। जिन जानवरों के बाहरी कान, यहाँ गौर करना दोस्तों, बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। स्तनधारी देखिए दोस्तों। स्तनधारी वे विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां मेलियन इनकस स्टेप्स का पाया जाना प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। प्रमुख है दोस्तों। फिर से एक बार देखा जाए दोस्तों, इसको बोला गया स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां मेलियन इनकस और स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है दोस्तों। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं, वे अंडे देते हैं दोस्तों। जानवरों में कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है दोस्तों। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं, उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है और हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देता है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा दोस्तों वस्तुओं को काले सफ़ेद ब्लैक एंड व्हाइट रंग के दिखाई देते हैं। वस्तु जो उसको दोस्तों चमगादड़ व उल्लू व कांटा चूहा व ये सबको ब्लैक एंड व्हाइट रंग दिखाई देता है दोस्तों। काला और सफ़ेद रंग दिखता है दोस्तों। जानवरों के शिकार देखिए। हाथी को उसके दांतों, गेंडे को सींग और शेर और मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है दोस्तों। हाथी को किसके लिए मारा जाता है? हाथी का दांत बहुत कीमती होता है दोस्तों, इसलिए उसके दांत के लिए मार दिया जाता है। गेंडा का सींग महंगा बिकता है दोस्तों। शेर और मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है दोस्तों। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है दोस्तों। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देखिए दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का एक कानून है जो भारत में वन्य प्राणी, पक्षियों और पौधों का संरक्षण के लिए पारित किया जा गया है। इस कानून के तहत कुछ प्रजातियों को संरक्षित अनुसूचियों में शामिल किया गया है, जिनके शिकार, संग्रहण, कब्जा, व्यापार पर प्रतिबंध है दोस्तों। इस अधिनियम के अनुसार ही कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ जानवरों की नींद देखिए दोस्तों। गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे दोस्तों। जिराफ आपका 2 घंटे सोता है 24 घंटा दोस्तों। अजगर आपका 18 घंटे सोता है। बिल्ली आपका 12 घंटा सोती है दोस्तों। चलिए स्लॉथ के बारे में पढ़ते हैं। स्लॉथ देखने में भालू की तरह होते हैं। किस तरह होते हैं? भालू की तरह दोस्तों। पर ये भालू से अलग होते हैं। भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर आराम करता है दोस्तों। स्लॉथ जो होता है दोस्तों, दिन में पेड़ों से उल्टा लटक कर 17 घंटा सोता है दोस्तों, आराम करता है। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं दोस्तों। ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। सप्ताह में एक बार दोस्तों। जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं दोस्तों। बाघ देखिए दोस्तों, टाइगर।
बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है दोस्तों। बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है दोस्तों। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है दोस्तों। बाघ की जो मूछें दोस्तों हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वे अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेती है। इससे वे अंधेरे में अपनी रास्ता ढूंढ लेती है दोस्तों। बाघ अपने इलाके में मूत्र यूरिन करके अपनी गंध छोड़ता है और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है दोस्तों। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है दोस्तों। बाघ जो है अपने मौके के अनुसार अपना आवाज़ बदलता है। बाघ का गुर्राना दोस्तों 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ का गुर्राना जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा बाघ के दोनों कान बाहर की ओर आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाती है दोस्तों। बाघ हवा में पत्तों को हिलने और शिकारी की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेता है दोस्तों। मतलब बाघ जो है दोस्तों हवा से पत्ते के हिलने और शिकारी की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को बाघ तुरंत भांप लेता है दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर देखिए। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू किया गया था। बाघ संरक्षण कार्यक्रम एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों बाघों के आवास को सुरक्षित करना, उनकी संख्या को बढ़ाना दोस्तों, उनकी संख्या को बढ़ाना। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 53 टाइगर रिजर्व हैं दोस्तों, जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं। भारत में बाघों की जनसंख्या पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी है दोस्तों। भारत में बाघों की जनसंख्या पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को नवीन रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार 2018 की तुलना में बाघों की आबादी 200 का इजाफा हुआ दोस्तों। 2023 में भारत में बाघों की संख्या 3167 थी दोस्तों। 2023 में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3167 दोस्तों। ये हम लोग हाथी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है दोस्तों। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। चलिए हम लोग आगे। और इससे उसके शरीर को ठंडक मिलता है। इससे क्या आता है? उसके शरीर को आराम पहुंचता है, तो ठंडक महसूस होता है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है दोस्तों। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है दोस्तों। हाथी जो है बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। एक दिन में हाथी कितना सोता है दोस्तों? 2 से 4 घंटा। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे को मदद करता है दोस्तों। इस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है दोस्तों। इस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है और फिर झुंड छोड़कर चला जाता है दोस्तों। लंगूर के बारे में चलिए पढ़ते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है दोस्तों। चलिए डॉग के बारे में पढ़ते हैं। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है दोस्तों। अगर एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहरी का कुत्ता आया है दोस्तों। चलिए स्नेक के बारे में पढ़ते हैं। सांप दोस्तों, हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं दोस्तों। हमारे देश में कितने जहरीले सांप हैं दोस्तों? 4 हैं। इसके नाम है नाग, करैत, दुबैया और अफाई दोस्तों। कौन कौन है? नाग है, करैत है, दुबैया, अफाई दोस्तों। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों को उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है दोस्तों।
इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। जब सांप के जहर से बनी जब सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते, बल्कि पूरा निगल जाते हैं दोस्तों। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। सपेरों को कलबेलिया भी कहते हैं। कलबेलिया नाच सांप जैसी मुद्राएं होती है दोस्तों। सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करती है दोस्तों। सांप जो है फसलों को चूहे से बचाने में मदद करती है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कलबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप को पकड़ लेते थे दोस्तों। कलबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपने जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। चलिए हम लोग केचुए के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देती है। केचुआ जो है दोस्तों जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देती है। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिला दिया जाता है। क्या होता है? जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिला दिया जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधे, केचुए जो है मृत पत्तियों और पौधे, डेड लेवल एंड प्लांट्स को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनते हैं दोस्तों। इसके मल से जमीन उपजाऊ बनते हैं। केचुए किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुए को क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहा जाता है दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर और केचुए पालन भी कहा जाता है। चींटियाँ देखिए दोस्तों, चींटियाँ मिलजुल कर रहती है और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी जो है अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती है दोस्तों। चींटियाँ मिलजुल कर रहती है और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है। सिपाही चींटी जो है बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है दोस्तों। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। पहरेदार चींटी जो होती है एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरे चींटी को पहचान लेती है दोस्तों। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती है दोस्तों। सामाजिक कीट देखिए, सामाजिक कीट सोशल इंसेक्ट दोस्तों। दीमक हो गया, तितैया हो गया, आपका मधुमक्खी हो गया। मधुमक्खी और चींटियाँ ये समूह में रहते हैं दोस्तों, मतलब टर्मिट्स, वेब्स, बीन्स एंड एंड्स दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, मच्छर को देखते हैं। मस्कीटो दोस्तों, मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं दोस्तों। मच्छर जो है हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर कहाँ अंडे देते हैं दोस्तों? पानी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। मक्खियाँ अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती है। मक्खियाँ जो होते हैं दोस्तों अपने पैरों में कीटाणु लाती है और जब यह बिना ढके खानों पर बैठती है तो उसे दूषित कर देती है और उस खाने को खाकर बीमार पड़ जाते हैं लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मच्छरों से बचाने के लिए उपाय। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है दोस्तों। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। घरों में किसका छिड़काव? डीडीटी का दोस्तों। आसपास पानी जमा ना होने देना
पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखना दोस्तों। पानी की बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखना। मच्छरदानी का प्रयोग करें। जमा हुआ पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। जमा हुए पानी में किसका? मिट्टी का तेल छिड़कें। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडे को खा जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशम का कीड़ा देखिए दोस्तों। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है दोस्तों। चूहा, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। चूहे को देखने की क्षमता बहुत कम होती है दोस्तों, लेकिन इसे सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है दोस्तों। पक्षी के बारे में चलिए पढ़ते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जबकि अंडे से बच्चा निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों चले जाते हैं और पेड़ों और जमीनों पर, अपनी जमीन पर और पानी में दोस्तों। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है दोस्तों। अधिकतर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों को केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है दोस्तों। और जब ये बिल्कुल सामने रख देखते हैं तो इनकी देखने की आंखें इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है दोस्तों। एक बार फिर से देखिए। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित रहते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही जगह पर रहती है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखती है दोस्तों। पक्षियों की पंख उन्हें मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं दोस्तों। और उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं दोस्तों। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सूंघता है दोस्तों। पक्षियों की आंखें का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आंखें साफ देखने में मदद करती है, जबकि उड़ते हुए टकराने से बचाती है। दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती है दोस्तों। पक्षियों की आंखें स्थिर होती है। पक्षी की आंख के साथ दोस्तों स्थिर होता है तथा हिल नहीं सकती। इसलिए पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग बॉर्ब कहलाता है। बॉर्ब रेचिस की शाखाएं होती है। जब पंखे की कलन के ऊपरी हिस्से से निकलती है तो बॉर्ब में छोटी शाखाएं होती है, जिन्हें बारबुल कहते हैं। बारबुल कहते हैं। बारबुल में हुक शेप्ड बारबुल होते हैं जो पंख को सुडौल और मजबूत बनाते हैं दोस्तों। जैसे रेचिस, क्विल और क्लेमस पंख दोस्तों। रेचिस हो गया, क्विल हो गया और क्लेमस पंख अन्य हिस्से दोस्तों, परंतु वे मुलायम नहीं होते हैं। रेचिस पंख का मुख्य ढांचा होता है जो कलम से निकलकर पंख का पतला और सीधा और मजबूत हिस्सा बनाता है दोस्तों। क्विल पंख की कलम का सबसे मोटा और सख्त और सपाट हिस्सा होता है जो पक्षी की त्वचा से सम्मिलित होता है दोस्तों। क्लेमस पंख की कलम का सबसे निचला सपाट और पारदर्शी हिस्सा होता है जो पक्षी की त्वचा से संपर्क में नहीं होता है। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। बसंत गोरी के बारे में चर्चा करते हैं। बसंत गोरी या गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तनों
में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे अंडे रखती है दोस्तों। बसंत गोरी जो है यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। कठफोड़वा दोस्तों देखिए वुड पेकर भी बसंत गोरी की तरह पेड़ के तनों में घोंसला बनाता है दोस्तों। इसे हम लोग वुड पेपर पेकर कहते हैं। शक्कर खोरा सूर्य पक्षी देखिए, शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटका हुआ घोंसला बनाता है दोस्तों। शक्कर खोरा जो है किसी छोटे या पेड़ की झाड़ी पर डाली पर अपना लटका हुआ घोंसला बनाता है। इसका घोंसला बाल मकड़ी के जाले इसका घोंसला बाल मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ के छाल टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े से बना होता है दोस्तों। शक्कर खोरा का दोस्तों, शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की जाली पर अपना घोंसला लटकता हुआ घोंसला बनाता है और इसका घोंसला बाल मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास और सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े से बना होता है। दर्जन चिड़िया देखिए दोस्तों, दर्जन चिड़िया टेलर बर्ड्स दोस्तों। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीले चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है दोस्तों। देखिए चील, बाज और गिद्ध दोस्तों। चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाता है। चील की पूंछ खांच वाली होती है। चील की पूंछ दोस्तों कैसी होती है? खांचे वाली होती है। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध देखिए, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है दोस्तों। गिद्ध जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है दोस्तों। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेती है दोस्तों। कौवे हुआ, गिलहरी हुआ, बिल्ली हुआ और चूहा मौका देखते अंडे चुरा लेती है। कई बार घोंसले को भी तोड़ फोड़ देती है दोस्तों। नर बीवर पक्षी दोस्तों देखिए, नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाती है। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले को बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। पाकता देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। नर बीवर पक्षी दोस्तों, नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उनमें वह अंडे देती है। पाकता देखिए दोस्तों, जिससे हम लोग पाण कहते जाते हैं। पाकता कैक्टस यानी कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है दोस्तों। उल्लू देखिए, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है दोस्तों। उल्लू जो है अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू की आंखें इंसानों की तरह सिर के सामने होती है, जबकि अधिकांश पक्षियों की आंखें सिर के दोनों ओर होती है दोस्तों। सिर के दोनों ओर होती है। मैना देखिए दोस्तों, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है मैना दोस्तों। कलचिड़ी देखिए दोस्तों, कलचिड़ी कलचिड़ी जो है पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है दोस्तों। कलचिड़ियाँ जो है दोस्तों, कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है और इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। क्या खाती है? छोटे छोटे कीड़े खाती है दोस्तों। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। कौवा देखिए, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें होती है दोस्तों। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें होती है। कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे कहाँ ऊंची डाल पर? कौवे अपना घोंसला नहीं बनाती है और वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोरैया देखिए, स्पैरो दोस्तों। गोरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाते हैं दोस्तों। गोरैया जो है अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर देखिए, पीकॉक दोस्तों। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बनाते हैं। साइबेरियन सारस देखिए दोस्तों, साइबेरियन सारस देखिए, साइबेरियन सारस जो है दोस्तों
एक प्रकार का सारस पक्षी है। क्या है? सारस पक्षी है, जो साइबेरिया के आर्कटिक टुंड्रा में निवास करता है। यह पक्षी प्रवासी होता है दोस्तों। साइबेरियन सारस सामाजिक पक्षी है। साइबेरियन सारस किस तरह सामाजिक पक्षी है दोस्तों, जो अपने प्रजाति के साथ ही रहते हैं। वे प्रजनन करते समय जोड़ों में रहते हैं। वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं और प्रवास करते समय बड़े समूह में मिलते हैं दोस्तों। वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं। वे कहाँ करते हैं? गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं दोस्तों। वे गंभीर रूप से खतरों में हैं और उनकी बहुत कम संख्या रही है दोस्तों। मगरमच्छ को देखिए, वे मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ को दोस्तों छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों द्वारा देती है दोस्तों। मछलियाँ कैसे चेतावनी देते हैं? बिजली तरंगों द्वारा दोस्तों। डॉल्फिन देखिए, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे को बात करती है। डॉल्फिन जो है दोस्तों अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी को देखिए, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनकी दांत घिस जाती है। बिल्ली देखिए दोस्तों, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं दोस्तों। गाय के आगे दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। पक्षियों को चोंच देखिए दोस्तों, बर्ड्स बीक, बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है दोस्तों। किसका? बाज, चील, गिद्ध का दोस्तों। मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है दोस्तों। तोते का घुमावदार चोंच होती है। तोते का कैसा होता है? घुमावदार होती है, जो फल कुतरने में मदद करती है। कबूतर हो गया, गोरैया हो गया आदि में चोंच छोटी और चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दाने को तोड़ने में सक्षम होती है दोस्तों। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाली पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी हुई होती है दोस्तों। मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी और पतली सुई की जैसी होती है दोस्तों। कुछ पक्षियों की चोंच निस्पंदन प्रणाली होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली। निस्पंदन मतलब छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण जैसे हंस हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, बत्तख हो गया दोस्तों। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थों जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं, यानी उसे छान लेते हैं दोस्तों। तो ये हम लोग पंछियों के पंजे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे दोस्तों। वीडियो आपका 1 घंटा प्लस हो चुका है दोस्तों। आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए और देखिए, इसे बाहर लगभग आने की संभावना नहीं रहेगा दोस्तों। ईवीएस में ईवीएस का नोट्स बहुत अपडेट करके बहुत लंबा चौड़ा किया गया दोस्तों। आपका 180 पेज का नोट्स ईवीएस का दोस्तों, इसलिए आप लोग ईवीएस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ईवीएस थोड़ा हार्ड पूछा जाता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।